जय हिंद, हरे कृष्णा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो भी हम इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन से हमारे को एक्सरसाइज और सिंपल लगेगी। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन होगा नहीं, जिससे आपको फटाफट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का हमारा नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में जो भी टर्म्स आती है, जो भी चीज़ें पॉलिनोमियल्स में आती है, मैं सारी की सारी इंट्रोडक्शन में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है नए कोर्स में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी एक्सरसाइज है वो कम हो चुकी है, तो हमारा इंट्रोडक्शन भी बहुत ही छोटा होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ओके, ये तो आपको पता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल में क्या होता है? टर्म क्या होती? टर्म का मतलब जब भी कोई वेरिएबल और कोई भी नंबर साथ में, उसको बोलता है टर्म। जैसे कि देखिए यहाँ पे है 2x, तो ये क्या है? एक टर्म है। अब इसमें x क्या है? x को हम कहेंगे वेरिएबल। अब सर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट ABCDEFZ तक कोई भी अल्फ़ाबेट अगर नंबर के साथ में नहीं भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे उसे? वेरिएबल। तो वेरिएबल का सिंपल मतलब अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इसके पास में जो नंबर है उसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। नंबर पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट का मतलब सिंपल होता है कि इसके साथ वाला। अब x भी 2 का कोएफिशिएंट है और 2 क्या है? x का कोएफिशिएंट है, मतलब 2 x के साथ है तो 2x का कोएफिशिएंट हुआ, और अगर x 2 के साथ है तो x 2 का कोएफिशिएंट हुआ। ओके, तो ये हमारा 2 क्या है? नंबर पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट। ये 2 हमारा नंबर पार्ट है और x के साथ है तो कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब पता चला कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल किसी के साथ हो उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर वो अकेला है तो उसी का कोई कोएफिशिएंट होगा नहीं। ओके, ठीक है, पता चला कोई भी अल्फ़ाबेट मतलब वेरिएबल और उसके साथ में कोई भी नंबर होगा या फिर कोई भी वेरिएबल होगा, उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आपको पता चला। टर्म मतलब पता चला। अब एग्जाम्पल मैं कुछ लेता हूँ टर्म के लिए, जैसे कि 2x, तो ये तो सिंपल टर्म है, आपको पता चल गया। अब 2x + 3, अब ये भी एक टर्म है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है एक्चुअली, देखिए एक 2x वाली एक टर्म है और एक 3 वाली दूसरी टर्म है। अब 4x² + 2x + 4, अब ये भी क्या है? एक टर्म है। अब टर्म, ये कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। अब टर्म को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? टर्म को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? कोई भी साइन की मदद से। जैसे मैंने बीच में प्लस लगाया ना, मतलब ये 2 टर्म क्या हो गई? अलग हो गई। यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, मतलब ये 2 टर्म क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, टर्म के बारे में आपको पता चला। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप में हमने डिवाइड करा है, उसको हम क्या कहेंगे? चलिए जानते हैं। सबसे पहला टाइप है मोनोमियल। अब मोनोमियल में क्या होता है? सिर्फ 1 टर्म आती है ना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे 4x, ये क्या है? सिर्फ ओनली 1 टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अब है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म आती है। 2 टर्म, जैसे मैंने लिखा 3x + 7, कितनी टर्म हो गई? ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई, उसके बीच में प्लस आ गया, मतलब ये टर्म को डिवाइड कर दिया ना, 2 टर्म हो गई तो 1 और 2 टाइम हो गई, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, अब ट्राइनोमियल का आपको पता चल गया होगा कि भैया मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। जिसमें भी अगर 3 टर्म्स होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। देखिए 3 टर्म है ना, इसमें पहली वाली टर्म, दूसरी वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म, उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म से ज़्यादा होती है तो सिंपल उसे हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। ठीक है, आपको पता चला मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म आती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आती है। ठीक है, सिंपल था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हाँ, यहाँ पे हमारे पास डिग्रीज है। डिग्री क्या होता है? तो डिग्री का मतलब सिंपल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर को हम कहेंगे डिग्री। पावर तो आपको पता है ना कि 4x के ऊपर 2 वो होती है पावर, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए 3x, अब इसकी डिग्री बताइए आप, हाईएस्ट पावर। अब सर कोई बोलेंगे सर इसमें तो पावर ही नहीं है, 0 लिख दो। नहीं, 0 नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा? 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पावर है, 4 है, 3 है, 2 है, पर हमें क्या चाहिए? डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर चाहिए। क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है?
4 है तो इसकी डिग्री क्या बनेगी 4। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, तो डिग्री क्या हुई 3। ओके, समझ में आया, सिंपल सा टॉपिक है। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचान सकते हैं। वहाँ पे इसमें भी जैसे हमने टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को पहचाना था, वहाँ पे 3 टर्म थे, यहाँ पे भी डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। यहाँ पे भी 3 टाइप की है। सबसे पहला है लीनियर, जिसमें जो पावर होती है वो होती है, सॉरी डिग्री होती है वो होती है 1। दूसरा है क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री होती है 2। और तीसरा है क्यूबिक, जिसमें डिग्री होती है 3। ठीक है, पहले लीनियर में क्या है 2x, कोई भी पावर नहीं, मतलब क्या अज्यूम करेंगे कि 1, मतलब इसकी डिग्री क्या हुई 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए 2, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2, हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, यस, तो इसकी डिग्री क्या बनी 2। क्यूबिक में डिग्री होनी चाहिए 3, मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 3, तो इसमें 3 है हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या है 3। अब क्या होता है कि हमें आगे वाले हम सीखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे आप छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर लीनियर है ना, लीनियर 1 डिग्री है, सिर्फ डिग्री क्या है 1, तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो भी सिर्फ एक ही आएगी, 1 नहीं आएगी, पर ओनली 1 आएगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है 2, मतलब x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2 वैल्यू आनी चाहिए, कितनी वैल्यू 2। लीनियर में x की कितनी वैल्यू आएगी ओनली 1। क्वाड्रेटिक में x की कितनी वैल्यू आएगी 2। क्यूबिक में x की कितनी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि डिग्री क्या है 3। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वल टू 0। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको यूज़ करके जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल हो जाए, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत ही ईजी है। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, हमारा वेरिएबल क्या होता है x y z होता है ना, ये सब वेरिएबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स, मतलब उन अल्फ़ाबेट्स में हम ऐसी वैल्यू यूज़ करेंगे जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल्स इक्वल टू डिग्री, मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जैसे लीनियर है डिग्री 1 है तो जीरोज कितने होंगे 1, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक है तो जीरोज कितने मिलेंगे हमें 2, मतलब x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें 2 मिलेगी, या फिर वेरिएबल की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, आप ये भी बोल सकते हो। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है 3 होती है, तो हमें वेरिएबल की कितनी वैल्यूज मिलेगी 3, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2x - 8 है। अब इस पे बोला है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप इस पे फाइंड करके बताइए कि इसका वेरिएबल की x की, यहाँ पे x है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जिससे हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल्स को क्या बनाना है 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि 2x - 8 = 0 रख दूंगा। हमें क्या चाहिए, हमें पॉलिनोमियल्स को क्या बनाना है 0 बनाना है ना, तो मैंने इक्वल टू क्या रख दिया 0 रख दिया। अब x के साथ जितनी भी नंबर वाले पार्ट है ना वो एक जगह से दूसरी जगह आप ले जाओ, मतलब अगर x के साथ या फिर x के अलावा कोई भी नंबर वाले पार्ट है वो इक्वल टू दूसरी साइड आपको ले जाना है, वेरिएबल को इसी साइड रखना है, सारे नंबर्स को उस साइड ले जाना है। ओके, 2x - 8 है, अगर इज इक्वल टू की दूसरी साइड चला गया तो प्लस में 8 हो गया। अब 2x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू क्या आया 4। ओके, अगर मैं 4 को, x की वैल्यू हमारी क्या आई 4 आई ना, अगर मैं 4 को x की जगह रख दूँ तो 2 4 ज़ा 8, 8 - 8 क्या हो गया 0, मतलब x की जगह मैं 4 रख दूंगा तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आप फाइंड करें तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि x की हमें या फिर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको यूज़ करके हमारा पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। थोड़े और टॉपिक बाकी है वो हम समझते हैं। अब हमारे पास है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ पे क्या कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px, p ऑफ x
मतलब x में जितने भी जीरोज होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। अब ये जीरोज का पता हम कैसे लगा सकते हैं? सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी लाइन ये जो x है उसको इंटरसेक्ट या टच करते हुए जा रही है, तो जितने भी बार वो टच कर रही है या इंटरसेक्ट हो रही है उतने हम जीरो लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? हमें क्या बोला? P ऑफ x, मतलब हमें कौन सी लाइन देखनी है? हमें सिर्फ x वाली लाइन ही देखनी है। और एग्जाम में ज़्यादातर 98% आपको सिर्फ यही पूछा होगा कि P ऑफ x बताइए, P ऑफ y का नहीं पूछा होता है। ठीक है, P ऑफ x के बारे में हमें फाइंड करना। अब मुझे ये बताइए कि P ऑफ x की ये लाइन है, अब ये लाइन है हमारी और ये P ऑफ x की लाइन है। क्या ये लाइन P ऑफ x को कहीं भी टच या फिर इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। कि कोई भी लाइन P ऑफ x को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? जीरो, कि कोई लाइन टच ही नहीं कर रही है। अब यहाँ देखिए, अब ये P ऑफ x की लाइन है, अब ये लाइन जो है वो कितनी बार उसको टच या इंटरसेक्ट कर रही है? देखो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। कितनी बार टच कर रही है? 3 टाइम। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। हमें y का नहीं देखना है कि y को कितनी बार भी टच या इंटरसेक्ट करें, हम उसको नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ किसका देखना है? x का देखना है। अब यहाँ देखिए y को छोड़ दीजिए, अब x का देखिए, x को कितनी बार लाइन टच या इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार कर रही है? 6। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 6। ओके, आपको समझ में आया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। के जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये आ सकता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक सिंपल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज़्यादातर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ही आपको पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या होता है कि ax² + bx + c इसकी फॉर्म है कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही होता है एक। ठीक है, ax² + bx + c। अब x² का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट क्या है? b, और ये जो c है ना उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट होता नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब अकेला टर्म होता है। अब इसमें दो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब हमें इसमें कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। स्क्वायर है ना, डिग्री कितनी है? 2 है, तो कितने जीरो मिलने चाहिए? 2 जीरो मिलने चाहिए। तो सम ऑफ जीरो, ये अल्फा बीटा है कि जो पहला जीरो होगा उससे मैं कहूँगा अल्फा और दूसरा जीरो होगा उसे हम कहूँगा बीटा। ठीक है, कि अगर दोनों जीरोस को प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -b/a। अब -b/a क्या है? -b क्या? कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, जिसके आगे मैंने माइनस लगा दिया है। ठीक है, माइनस लगा देता हूँ। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, यहाँ पे मैंने a और b का इस्तेमाल करा है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। c क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये तो आपको यहाँ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अगर दो जीरो को मल्टीप्लाई करें अल्फा इंटू बीटा तो हमारा आंसर क्या आएगा? c/a आएगा। ओके, दोनों जीरो को प्लस करें तो हमारा आंसर -b/a आएगा, और दोनों जीरोस को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर c/a आएगा। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी रेडी करके रखा है, उसको हम समझेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल में है कि x² + 7x + 10, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो x के हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें =0 रखना पड़ेगा कि भाई हमको क्या फाइंड करना है? हमको 0 फाइंड करना है इसके। अब इसमें क्या होता है कि x के साथ कुछ है, ओके 1 है और यहाँ पे 10, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 10 × 10, और यहाँ पे क्या है? प्लस, मतलब मल्टीप्लाई करते वक्त हमारा आंसर आना चाहिए 10 और प्लस करते वक्त हमारा आंसर आना चाहिए 7। मतलब आपको समझ में आया
कि हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक है मतलब वेरिएबल कितने हैं, दो है, और वैल्यू जीरो कितने होंगे, दो होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करते वक्त हमारा आंसर 10 आना चाहिए, और जिनको प्लस करते वक्त, यहाँ पे क्या है प्लस है ना, प्लस करते वक्त हमारा आंसर +7 आना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो x² प्लस 2 5 का क्या होता है 10 होता है, और 2 + 5 में करूंगा तो 7 हो जाएगा। 2 5 10 हो गया, हमको ये मिल गया, और 2 + 5 करूंगा तो 7 हो गया, ये हमको 7 में मिल गया। अब इसको लिखना कैसे, 7x है ना, उसकी जगह मैं लिखूंगा 2x + 5x, तो 2x और 5x 7x हो गया, प्लस 2 5 क्या हो गया 10 हो गया। ओके, समझ में आया आपको इतना। अब x² + 2x, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो x को मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि x कॉमन है। अब यहाँ पे x² है, एक x तो मैंने पहले से ही लिख दिया, कितना x बचा, x यहाँ पे बच गया, प्लस है तो प्लस 2x, x मैंने पहले से ही बाहर लिख दिया है तो कितना बचा 2, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 5 को कॉमन ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आ सकता है ना, 5 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा x, तो मैंने x रखा, 5 के टेबल में 10 का बाद है 2 टाइम, तो x + 2। ठीक है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैसे कि x + 2 ये जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों सेम आने चाहिए। ओके, अब x + 2 दोनों सेम है तो मैं एक ही बार लिखूंगा, और यहाँ पे x + 5 बाहर है तो उसको भी मैं साथ में एक बार लिख दूंगा, x + 5 = क्या कर दूंगा 0। अब x + 2 भी क्या है 0, और x + 5 भी क्या है 0। x + 2 0, अब x के साथ +2 में है, 2 प्लस में है तो दूसरी साइड गया तो माइनस में हो गया, मतलब इसका क्या है x - 2। अब x + 5 0, 5 यहाँ प्लस में, दूसरी साइड गया तो माइनस में चला गया, तो x - 5। तो हमें कितने यहाँ पे जीरोस मिले, 2 जीरोस मिले, x = -2, और दूसरा जीरो क्या मिला, x -5। तो वेरिएबल के हमें कितने आंसर मिले, 2 आंसर मिले। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जिसका आंसर हमारा क्या आता है -b/a। -b क्या है कोफिशिएंट और x, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हम क्या ले लेते हैं -2, और बीटा हम क्या ले लेते हैं -5। ओके, तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 -5 क्या हो गया -7। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का हमारा आंसर क्या है -7। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका आंसर -b/a के इक्वल है। अब -b हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ये देखो b ये रहा, तो हमारा b क्या होगा 7, जिसके आगे मैं क्या लगा दूंगा -7। और a हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब ये रहा हमारा a, x² का क्या कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया 1। तो अल्फा प्लस बीटा का हमारा आंसर क्या है -7, और 1 रिमाइंडर में होता है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो -7। ठीक है, ये हमारा दोनों इक्वल आ गया, मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा करेक्ट है। अब हम दूसरा फाइंड करेंगे, जो हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करना है कि हमें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करना है। हमारा अल्फा का आंसर क्या आया -2, हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 को। ठीक है, 2 5 10, माइनस माइनस क्या हो गया कट, तो प्लस हमारा 10 आया आंसर। अब इसमें इक्वल टू हम क्या करते हैं c/a। c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, और a हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। ओके, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 10 है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², ये रहा a क्या है हमारा 1। ओके, क्योंकि x² के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब 1 रिमाइंडर में लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 10 = क्या आ गया 10। तो हमने फाइंड कर दिया सम ऑफ जीरोस, और फिर हमने फाइंड करा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज करना सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।